हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ प्री के लिए हमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए। अभी जो लास्ट के बचे हुए डेज हैं, हमें कैसे क्या करना चाहिए, रिपीटर्स को क्या करना चाहिए, बिगनर्स को क्या करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्री का एग्जाम है उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है। 22 और 30 अगस्त जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट है। अगर हम डेज काउंट करते हैं तो अराउंड 110 डेज है, मतलब 110 प्लस डेज है, मतलब 2-4 दिन ऊपर है। मैंने उनको डिटेक्ट कर दिया है और उस हिसाब से अप्रॉक्सीमेट 110 डेज लिया है, क्योंकि 2-3 दिन तो हमारे ऐसे इधर उधर कहीं जाने में भी लग जाते हैं और कभी तबीयत खराब हो जाए तो वो सब आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगनर्स और रिपीटर्स दोनों की। तो सबसे पहले प्री की अगर हम बात करें, आईबीपीएस पीओ प्री की, तो प्री के अंदर जो हमारा सिलेबस आता है, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग तीनों आते हैं, ठीक है। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर हमारे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, एक सीए और ऐड हो जाता है, मतलब करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये तीनों तो आएंगे ही इधर भी, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। इसके अलावा जो है हमारा एक बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स ऐड हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर अब तो जो है बहुत ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, तो स्टैटिक पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बिगनर्स की, तो बिगनर्स को तो सबसे पहले अपना फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग करना है। और सबसे पहले बिगिनर्स को अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो फाउंडेशन के अंदर हमें क्या क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। सबसे पहले अभी अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट कुछ ही दिन हुए हैं आपको या अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, मैक्सिमम 2 to 2.5 मंथ के अंदर आप लोग क्या करो, अपना इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लो। मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं है सिर्फ भाग रहे हम सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे। अगर हमने एक टॉपिक आज किया है, जैसे क्वांट्स का हमने परसेंटेज का टॉपिक कर लिया, तो परसेंटेज वाला टॉपिक करके उसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कुछ नहीं जाएगा। जो टीचर्स प्रैक्टिस करा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी हेल्प तो आपको मिलेगी, क्योंकि क्लास में भी काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। टीचर पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हो। अगर आप लोग आशीष अरोड़ा सर से पढ़ रहे हो तो वो तो इतनी ज़्यादा क्लास में प्रैक्टिस करा देते हैं कि आपको लगेगा कि आपने तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, लेकिन वो अलग से पीडीएफ भी देते हैं, प्रैक्टिस पीडीएफ। तो आप उनको भी लगा लोगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। और आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो वो फिर आपको उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, कौन सी इजी अप्रोच से कर सकते हो, वो चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे पहले आप लोग सभी सब्जेक्ट्स का एक एक टीचर डिसाइड करो अपनी फाउंडेशन कंप्लीट करने के लिए। ऐसा नहीं है एक टीचर आपने पकड़ा है तो उसी पे आप स्टक कर गए हो। आपको स्टार्टिंग में एक एक टीचर डिसाइड करना पड़ेगा ताकि आप अपना फाउंडेशन उनसे क्लियर कर लो। उसके बाद जब आप मेंस के लिए पढ़ोगे या फिर आप प्रैक्टिस के लिए पढ़ोगे तो आप किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हो, मतलब 2 टीचर से या 3 टीचर से भी पढ़ सकते हो। लेकिन आपको फाउंडेशन एक ही टीचर से क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक चैप्टर आप इनसे कर रहे हो, 2 उनसे कर रहे हो, 3 किसी और से कर रहे हो, ऐसे ही नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी फाउंडेशन करो। 2 महीने के अराउंड आप टाइम ले सकते हो। वैसे अगर हम देखें तो 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं फाउंडेशन क्लियर करने में, लेकिन हमारे पास इतना टाइम है, अगर हम 3 महीने भी दे देंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपको जैसे 1-1.5 महीना हो जाता है ना प्रिपरेशन करते करते, तो आप साथ के साथ ना मेंस भी स्टार्ट कर देना। क्योंकि गाइज अगर हम सिर्फ प्री प्री करते रहेंगे ना तो फिर मेंस में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और ऐसा तो है नहीं हमें सिर्फ प्री निकालना है, हमें मेंस भी साथ में निकालना है। तो जो रेशियो रखना है हमें प्री प्लस मेंस का, बिगनर्स के लिए मेरा मतलब है आज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ऐसा नहीं आप आज से मेंस पढ़ रहे हो। आप फाउंडेशन जो कर रहे हो उसमें तो मेंस के टॉपिक पढ़ोगे ही। वो उस चीज़ के लिए मैं नहीं बोल रही, अब अलग से जो मेंस पढ़ रहे हो उसके लिए आपको जो प्रिपोर्शन देना है वो 1 महीने के बाद स्टार्ट करना है। मतलब 1 महीना आप सिर्फ प्री का सिलेबस पढ़ोगे, मतलब अपना फाउंडेशन का सिलेबस पढ़ोगे, आप मेंस कुछ नहीं देखोगे। लेकिन जैसे ही 1-1.5 महीना हो जाता है उसके बाद आप मेंस के भी टॉपिक उठा के उनको पढ़ना स्टार्ट करो। और जो आपका रेशियो रहना चाहिए प्री प्लस मेन का, सॉरी प्री और मेंस का जो रेशियो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, प्री का आपका 70% और इधर 30%। और अगर हम रिपीटर्स के लिए यही बात करें कि प्री और मेंस का उनका रेशियो कितना रहना चाहिए, तो उनका जो है 20-80 रहना चाहिए। अगर हम रिपीटर्स हैं तो ऑब्वियसली हमारी फाउंडेशन कंप्लीट है, और फाउंडेशन कंप्लीट है तो हमें मेनली सारे टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी कर रखी है, हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। हमने लास्ट ईयर एग्जाम्स निकाले हैं, ऑब्वियसली हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन एग्जाम्स तो हमने ज़रूर निकाले होंगे, प्री निकाले होंगे, एक आधा मीन्स भी निकाला होगा, इंटरव्यू में रह गए होंगे, ऐसी चीज़ें हुई होंगी, ठीक है।
तो आपको प्री को काफ़ी कम टाइम देना है। इधर मेंस का मेरा 30% से क्या मतलब है, अगर आप लोग अपनी पढ़ाई में 10 घंटे दे रहे हो, 10 घंटे, वैसे अगर आपको IBPS PO या SBI PO बनना है और आपके पास कम टाइम है तो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो भी एस्पिरेंट वर्किंग नहीं है वो 10 घंटे निकाल सकते हैं गाइज, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको और भी कोई काम है उसके अलावा भी आप लोग फिर भी 8 से 10 घंटे कर सकते हो रेंज, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको डेडिकेटेड स्टडी करनी है पहली बात तो। कई बार क्या होता है, मेरे साथ खुद भी होता है, मैं पढ़ तो नहीं हूँ 10 घंटे, लेकिन वो 10 घंटे में से भी 4 घंटे भी एफिशिएंट नहीं होते हैं। मतलब जो जितना टाइम हम पढ़ रहे हैं ना, वो ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए कि हाँ हमने हर एक मिनट हर एक सेकंड ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है। कई बार हम क्या होते हैं, बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे होते हैं, हमारा ध्यान तो पता नहीं कहीं और ही होता है, या फिर ध्यान हमारा होता ही नहीं है। तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। वैसे तो अगर आप 12 घंटे भी लगा रहे हो तो भी कुछ नहीं होने वाला। आपको जितनी देर आप पढ़ रहे हो, आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो अगर आप लोग मान लो 10 घंटे भी लगा रहे हो, तो 10 घंटे में से आपको मेंस को सिर्फ 3 घंटे देने हैं। मतलब वो भी आप हर सब्जेक्ट में डिवाइड कर लो, 1 घंटा इंग्लिश का, 1 घंटा रीजनिंग का, 1 घंटा क्वांट्स का। इंग्लिश में वैसे ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये प्री का ये मेंस का। इंग्लिश में कंसेप्ट होते हैं, बस थोड़ा सा हाई लेवल डाल देते हैं। तो उस हिसाब से इंग्लिश की तो आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो। इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक मेंस का है या मेंस के लिए पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इंग्लिश के लिए अलग से टाइम ना भी निकाले तो आप प्री वाले में ही पढ़ सकते हो इंग्लिश। तो आप मेंस वाले में क्या पढ़ सकते हो, आप 1 घंटा सीए को दे सकते हो, आप 1 घंटा क्वांट्स को दे सकते हो और 1 घंटा रीजनिंग को दे सकते हो, ठीक है। आप रीजनिंग की बस एक पजल बना लो, वो भी इनफ है गाइस स्टार्टिंग में। क्योंकि एक एक पजल भी हम डेली बनाएंगे ना मेंस लेवल की, तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी और हमें आदत हो जाएगी मेंस की पजल बनाने की धीरे धीरे। और बाद में आप नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। ये मैं बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए बता रही हूँ, बाद में आप 2 बनाओ फिर 3 बनाओ, ऐसे इंक्रीज करते जाओ अपने नंबर, फिर आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। और प्री में आप लोगों को सबसे पहले तो अपना फाउंडेशन के लिए अलग से टाइम निकाल लो। मतलब अगर आपके पास 7 घंटे है मान लो, तो आप डिसाइड कर लो कि आपको 4 घंटे तो फाउंडेशन को देने हैं, उसके अलावा 2 घंटे आपको प्रैक्टिस को देने हैं, फिर 1 घंटा आपको रिविजन को देना है। तो इस हिसाब से अपने डिवाइड कर लो, ठीक है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसे डिवाइड नहीं करोगे, आपका कोई यही क्लियर नहीं होगा, गोल ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है पूरे दिन में, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। आप टू डू लिस्ट बनाओ, अगर आप प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाना चाहते तो आप मोटा मोटा लिख लो कि आपको आज क्या क्या करना है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लो। और रिपीटर्स के लिए मैं क्या बोलना चाहूँगी, अगर मान लो रिपीटर्स भी 10 घंटे ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आपको 2 घंटे मैंने फ्री को बोला है। फ्री का मतलब फ्री में आप क्या कर सकते हो, 1 घंटे का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अब उस 1 घंटे की मॉक टेस्ट को आप ऐसा कर सकते हो, या तो आज ही पढ़ लो, मतलब आज ही रिवाइज कर लो, मतलब एनालिसिस जो बोलते हैं, एनालिसिस उसका आज ही कर लो। या फिर अगर आप लाइव मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपने 1 घंटे का मॉक दिया, बस उसको वहीं रख दिया। कल अगर उसका रिजल्ट आएगा तो कल आप एनालिसिस कर लो। और जो बाकी का 1 घंटा बचा है, अगर आपका कोई भी वीक कंसेप्ट है या फिर आपका कोई भी वीक सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है इसकी वजह से आपकी प्री या मीन्स में गड़बड़ हो रही है, आपने ये इसका फाउंडेशन अच्छे से नहीं पढ़ा था, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिस, या फिर कोई टॉपिक है ऐसा, जैसे कि मेंसुरेशन हो गया या फिर SI CI हो गया क्वांट्स में। ये काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो समझने में हमें प्रॉब्लम होती है, जिनके फॉर्मूलाज याद नहीं रहते, तो उनमें उनको आप रिवाइज कर सकते हो, एक बार दोबारा उनकी फाउंडेशन पढ़ सकते हो 1 डेढ़ घंटा, या फिर 2 घंटे 3 घंटे। मतलब अगर इसमें भी आप, अगर ऐसे कोई टॉपिक्स आपके ज़्यादा ही आ रहे हैं तो यहाँ पे आप 3 और 7 की रेशो कर लो, फिर 2 घंटे आप उस टॉपिक को दे लो, उस सब्जेक्ट को दे लो, ठीक है। मतलब एक तो आपको मॉक लगाना है, उसके अलावा आपको एक कोई भी सब्जेक्ट का या फिर किसी भी चीज़ का, मतलब आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्री पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा मेंस में आप क्या करो, मेंस के हमारे पास फिलहाल 4 सब्जेक्ट है। वैसे कंप्यूटर की, हाँ एक कंप्यूटर का मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर भी लिखा होता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, लेकिन IBPS में और SBI में कंप्यूटर नहीं आता है। तो गाइस जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे भी नहीं पता था, और ढंग से बताने वाला कोई होता नहीं है। और बेशक हम कितने ही पेड सब्सक्रिप्शन ले लें, टीचर्स हमसे कांटेक्ट इंटरेक्ट कर ही नहीं पाते हैं। वो सिर्फ अपनी क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस में भी कितने ही वो रिप्लाई कर सकते हैं और कितना ही हम उनसे पूछ सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था। मुझे एक, जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं ना, सारे एग्ज़ाम्स में देख के आई हूँ, तब मुझे क्लियर हुआ है कि कंप्यूटर तो कहीं आता ही नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे क्या लगता था कि कंप्यूटर हर सब्जेक्ट में, मतलब हर
हर मेंस में आता है, क्योंकि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा होता है, लेकिन वो उस लेवल का कंप्यूटर नहीं होता, वो रीजनिंग वाले कंप्यूटर की बात कर रहे होते हैं, जैसे वो इनपुट आउटपुट हो गया, उस चीज़ को ही वो कंप्यूटर बोल दे रहे होते हैं। सिर्फ कंप्यूटर जो आता है वो हमारा आरआरबी के एग्जाम्स में आता है, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस में, ठीक है। तो आप कंप्यूटर की अपनी तैयारी, अगर आप रिपीटर हो तो आपने पहले भी एक बार पढ़ा होगा, तो आप अभी 15-20 मिनट या आधा घंटा देख के आप उसको रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप बिगनर हो तो आप बाद में पढ़ लेना, क्योंकि अगर अभी आप बिगनर हो तो अभी तो आपको इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर अभी से आप कंप्यूटर को भी लेके बैठ गए तो हो सकता है आपको प्री में या मेंस में दिक्कत आ जाए आईबीपीएस पीओ के। तो इसीलिए आप अभी कंप्यूटर को मत पढ़ना, आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है। और हो सकता है अगर पॉसिबल लग रहा है आपको तो आप डेली आध घंटा निकालो, वो भी इनफ है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में हमें क्या क्या करना है। मेंस के अगर आपके पास 6 घंटे या 8 घंटे जितना भी हो, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो गाइस। 4 में से आप एक सीए को दे दो, एक क्वांट्स को, एक रीजनिंग को और एक इंग्लिश को। अब इंग्लिश के लिए ऐसे कुछ मीन्स तो होता नहीं, मैंने आप लोगों को बताया। तो इंग्लिश में आप लोग क्या करो, इंग्लिश में आप एक, जैसे अगर आपने 2 घंटे दिए हैं तो 1 घंटा आप एडिटोरियल कर लो, 1 घंटा कोई भी प्रैक्टिस पीडीएफ कर लो। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप क्या करो, पजल सॉल्व कर लो, या फिर आप मीन्स की कोई भी टॉपिक कर लो, मतलब कोई भी पीडीएफ आप डिसाइड कर लो, कोई चेकलिस्ट है आपके पास या फिर कोई भी अगर ऐसी अच्छी पीडीएफ है तो उसको डिसाइड कर लो, और उस हिसाब से आप लोग रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो। और क्वांट्स भी ऐसे ही, और सीए के लिए आपको डेली 2 घंटे गाइस निकालने ही पड़ेंगे। और बाकी मेंस का डिटेल में जो है हम अलग से वीडियो लेके आएंगे आरबी असिस्टेंट मेंस के लिए, तो उसमें मैं अलग से आपको मेंस का अच्छे से बता दूंगी। अभी जो है आप लोगों को मेरे हिसाब से प्री का समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कैसे आपको रेशो डिवाइड करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोबारा से नहीं बताऊंगी कि क्या रेशो डिवाइड करनी है। आप इस बात को याद रखना कि आपको मेंस को कितना टाइम देना है अगर आप रिपीटर हो, और अगर आप बिगनर हो तो आपको प्री और मेंस को कितना टाइम देना है। और बिगनर्स के लिए भी ये जो रेशो डिवाइड करना है वो आपको तब करना है जब आपको मतलब 1 महीना हो जाए, लगभग 1 महीना। और ऐसा नहीं है 1 महीना हो गया आपको, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आप मेंस को हाथ लगा लो, तो गाइज आपको बाद में समझ में आएगा। अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, अभी आपका प्री निकल जाएगा, क्योंकि आप प्री पे इतनी मेहनत कर रहे हो तो ऑब्वियसली प्री तो निकलेगा। लेकिन फिर आपको मेंस के टाइम पे जितनी प्रॉब्लम होगी ना, वो आपको तब समझ आएगा कि हमें मेंस तब स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो इसीलिए मेंस आप स्टार्ट कर देना, थोड़ा पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। और अगर आपको जैसे बाकी किस कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब तो हम तभी बात कर लेंगे जब नोटिफिकेशन आउट होगी, ठीक है। क्योंकि तब तो हम डिस्कस करते ही हैं। अभी तो आप लोग सब्जेक्ट्स देखो, आप अपना फाउंडेशन कंप्लीट करो और बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। आई थिंक रिपीटर्स को भी समझ आ गया होगा और बिगनर्स को भी। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करो। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।